हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आप लोगों के लिए ये हमने साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपके लिए साइंस में आने वाले टॉपिक को कवर किया जाएगा और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट को जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको साइंस और अन्य ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि साइंस से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे साइंस जीके की प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर बी समुद्री नमक, ऑप्शन नंबर सी स्टोर्च, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक। आंसू एक पारदर्शी तरल होते हैं जो हमारी आंखों को नम रखने, उन्हें साफ करने और हानिकारक कणों से बचाने का कार्य करते हैं। आंसू मुख्य रूप से जल, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम और लिपिड्स से बने होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे प्रमुख घटक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सामान्य नमक कहते हैं। यही कारण है कि आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है। आंसू 3 प्रकार के होते हैं। बेसल आंसू जो आंखों को लगातार नम रखते हैं, रिफ्लेक्स आंसू जो धुएं या प्याज जैसे उत्तेजकों के कारण निकलते हैं, और भावनात्मक आंसू जो खुशी, दुख या तनाव के कारण आते हैं। सभी प्रकार के आंसुओं से सामान्य नमक मौजूद होता है, लेकिन उनके रासायनिक घटक और उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 2, लोहे पर जंग रस्ट कैसे लगती है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर बी जलयोजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी अक्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के कारण। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जबकि लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और एक भूरे लाल रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे जंग या रस्ट कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यह जंग वास्तव में एक मिश्रण होती है जिसमें फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों जल के साथ मिलकर एक जलयोजित रूप में पाई जाती है। जंग लगने से यह लोहे की मजबूती कम हो जाती है और उसका क्षरण होता है। इसे रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग या तेलन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी डोमेक ने, ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड रोस ने, ऑप्शन नंबर डी हार्वे ने। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग ने। इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी खोज 1921 में कनाडा के वैज्ञानिक फ्रेडरिक बेंटिंग ने और उनके सहायक चार्ल्स बेस्ट ने की थी। यह खोज टोरंटो विश्वविद्यालय में हुई थी। बेंटिंग और बेस्ट ने पाया कि अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस की द्वीपकाएं एक ऐसा पदार्थ बनाती हैं जो ब्लड शुगर को कम करता है, और इसी पदार्थ को बाद में इंसुलिन नाम दिया गया। इस खोज के लिए बेंटिंग को 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इंसुलिन की खोज डायबिटीज के इलाज में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे पहले डायबिटीज को जानलेवा माना जाता था। प्रश्न नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा उपचार, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजीनीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइमों के द्वारा।
दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेलों को घी या वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल, जो कि एक अस्थिर वसा है, हाइड्रोजन गैस को उच्च तापमान और एक उत्प्रेरक जैसे निकेल की उपस्थिति में मिलाया जाता है। इससे तेल के असंतृप्त अणु संतृप्त हो जाते हैं और वह ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया वाणिज्यिक रूप से उपयोगी होती है क्योंकि इससे तेल का शेल्फ लाइफ बढ़ता है और यह सस्ते दाम पर उपलब्ध होता है। हालांकि इसमें बनने वाले ट्रांस फैट्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए वनस्पति तेल को घी में बदलने की सही वैज्ञानिक विधि है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील। मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं जैसे कि धातु या अधातु के मिश्रण से बनी होती है, जिससे उसकी ताकत, स्थायित्व या अन्य गुणों में सुधार होता है। स्टील एक प्रमुख मिश्र धातु है जो मुख्यतः लोहा और कार्बन के संयोजन से बनता है। स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग 0.2 से लेकर 2% तक होती है, जो इसे साधारण लोहे से अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती है। इसके अतिरिक्त इसमें क्रोमियम, निकल, मैंगनीज आदि भी मिलाए जा सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के स्टील तैयार किए जाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील आदि। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर सी हार्श गैस, ऑप्शन नंबर डी मार्स गैस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हास्य गैस। ईंधन गैसें जैसे कि वे गैसें होती हैं जो जलने पर ऊष्मा हीट प्रदान करती हैं और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग की जाती हैं। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बनी ईंधन गैस है। मार्स गैस मीथेन गैस होती है जो दलदली क्षेत्रों में सड़न प्रक्रिया से बनती है और ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। जबकि हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जो मुख्यतः दर्द निवारक और मेडिकल उपयोगों में काम आती है, न कि ईंधन के रूप में। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। जब सोडियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड है। जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जो एक मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग एल्काइल है। यह घोल अम्लीय पदार्थों को तेजी से निष्क्रिय कर सकता है। वहीं पर फास्फोरस जलने पर फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है, जो एक अम्लीय ऑक्साइड है। लोहा जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो तटस्थ या कभी कभी अम्फोटेरिक हो सकता है। गंधक जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो अम्लीय ऑक्साइड होता है। प्रश्न नंबर 8, फैदम डैश है? ऑप्शन नंबर ए एक मछली होती है, ऑप्शन नंबर बी एक पौधे का नाम है, ऑप्शन नंबर सी एक बर्तन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एक माप है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक माप होता है। फैदम एक पारंपरिक लंबाई का माप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से जल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से समुद्री नेविगेशन या और जलयान संचालन में किया जाता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के लगभग 1.83 मीटर के बराबर होता है। यह माप प्रणाली पुराने समय में नाविकों द्वारा अपनाई गई थी, जहां एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पूरी तरह फैलाकर रस्सी की लंबाई नापता था, जिसे फैदम कहा जाता था। आज भी कई देशों में समुद्र या नदी की गहराई बताने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, रिक्टर स्केल डैश किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर डी शरीर का ताप। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल एक वैज्ञानिक पैमाना है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना 1935 में चार्ल्स एफ रिचर ने की थी। यह स्केल लॉगरिदम होता है, यानी हर एक अंक की वृद्धि का अर्थ होता है ऊर्जा में लगभग 10 गुना वृद्धि। उदाहरण के लिए, जैसे कि 5.0 की तीव्रता वाला भूकंप 4.0 के मुकाबले 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 1 से 9 या उससे अधिक तक जा सकती है, जैसे कि 1 से 2 सूक्ष्म, 3 से 4 हल्का, 5 से 6 मध्यम और 7 से 8 शक्तिशाली और 9 से ज़्यादा की तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। इस स्केल का प्रयोग भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। वे एक स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर और आविष्कारक थे। डायनामाइट को उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन के साथ ऑब्जर्वेट सामग्री जैसे कि सिलिका मिलाकर तैयार किया, जिससे यह आधुनिक, सुरक्षित और नियंत्रित रूप में इस्तेमाल करने योग्य बन गया। डायनामाइट का उपयोग मुख्यतः खनन, निर्माण कार्य और युद्धों में विस्फोट सामग्री के रूप में किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह अनुभव किया कि उनके आविष्कार का दुरुपयोग हुआ है, जिसे प्रेरित होकर उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की, जो आज विज्ञान, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट भाग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।